वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। उससे पहले हमको पीरियोडिक टेबल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पीरियोडिक टेबल होती क्या है। तो जो पीरियोडिक टेबल है वो एक टेब्यूलर फॉर्म है जिसमें नॉन एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ होता है। किसके अकॉर्डिंग? उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। मतलब जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेंगे उनको सेम ग्रुप में रखा गया है। यहां पर हमने वर्ड यूज किया नॉन एलिमेंट्स। देखिए ये वर्ड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि हमको अभी भी कुछ चीजें कंफर्म नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा होगा अभी थोड़े टाइम पहले कुछ नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी। 4 नए एलिमेंट डिस्कवर हुए थे जिनका नाम था निहोनियम, मॉस्कोवियम, टेनेसिन और ऑग्नेसन। इनको अलग अलग प्लेसेस पे रखा था। निहोनियम को 113 पे रखा था, मॉस्कोवियम को 115 पे रखा था, टेनेसिन को 117 पे रखा था और ऑग्नेसन को 118 पर रखा था। तो यहां पर क्या है कि नॉन एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है उनकी प्रॉपर्टीज को देख करके, इसलिए हम नॉन एलिमेंट्स यहां पर वर्ड यूज करते हैं क्योंकि डिस्कवरी चलती रहती है। कोई भी नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो फिर उसका प्लेस उस पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखना है हमको, ये चीज फिर देखना पड़ती है। तो पीरियोडिक टेबल क्लियर होता है कि क्या है, वो एक नॉन एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है। किसके अकॉर्डिंग? उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं अब डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। यहां पर हम पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट कैसे हुआ इस चीज को पढ़ेंगे। तो हम थोड़ी सी यहां पर हिस्ट्री में जाएंगे। तो सबसे पहले लेवोइजियर थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया। उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाइड किया। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि मेटल्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करें। ठीक है, तो जैसे सोडियम में Na+ और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, पोटेशियम तो K+ बनाया और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक है, यहां पर एक बात ध्यान रखना कि जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तब क्या होता है कि मान लीजिए एक एटम में सोडियम ही ले लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। मतलब यहाँ पर 11 ही इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। तो प्रोटॉन तो अभी भी 11 है। तो जिसका नंबर ज्यादा होता है वही चार्ज उस एलिमेंट पे आ जाता है। तो यहाँ पर नंबर किसका ज्यादा है? प्रोटॉन का ज्यादा, क्योंकि वो तो अभी भी 11 है। पर क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रॉन एक निकाल दिया, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की हो गई है कमी। तो चार्ज का आएगा वही प्रोटॉन वाला, तो ये Na+ यहाँ पर बन जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी पोटेशियम के भी केस में होगा। नॉन मेटल को उन्होंने ये कहा कि वो मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो जैसे फ्लोरीन है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, फ्लोराइड आयन बना दिया। क्लोरीन है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्लोराइड आयन बना दिया। यहाँ पर भी देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, मतलब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो प्रोटॉन तो उतने ही है पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव का आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ लेवोइजियर की क्लासिफिकेशन में भी ड्रॉबैक देखने को मिला। क्या ड्रॉबैक था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते थे, और ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? मेटेलॉइड्स कहते हैं। तो लेवोइजियर फेल हो गए कि इन मेटेलॉइड्स को कहाँ रखा जाए। तो फिर उसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए, प्राउस्ट। उनने अपनी एक हाइपोथेसिस दी। उन्होंने ये कहा कि हर एक एलिमेंट हाइड्रोजन से बना हुआ है, और ये कहा कि एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट का एटॉमिक वेट वो n इंटू हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक वेट के इक्वल होता है। ठीक है, n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। अब देखो यहाँ पर जो ये n है, ये n है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो कि 1 2 3
एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। और एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन हमको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होता है 1। तो यहां पर अगर हम n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी लेंगे और 1 हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक वेट अगर लिखेंगे तो वो तो 1 ही आएगा। तो मतलब यहां पर जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो हमारा हमेशा होल नंबर ही रहेगा। क्लियर होती है ना ये बात, ये हमेशा होल नंबर ही रहेगा। तो इसका भी ड्रॉबैक एक आ गया कि हर एक एलिमेंट हाइड्रोजन से मिलकर के नहीं बना होता है। स्टेटमेंट क्या दिया गया कि जो सभी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक वेट होल नंबर नहीं होते हैं, और ये इस फॉर्मूले से तो हमको होल नंबर ही मिल रहा था। तो यहाँ पर एक्सेप्शन जो आए वो क्या आए, वो आए स्ट्रोंशियम जिनका एटॉमिक वेट क्या था 87.5, क्लोरीन जिसका एटॉमिक वेट है 35.5। तो ये लॉ भी फेल हो गया। उसके बाद थर्ड जो है वो डोबेर्नियर आए, उन्होंने ट्रायड रूल दिया। उन्होंने जो एलिमेंट्स है उनको 3 एलिमेंट्स के ग्रुप में क्लासिफाइड किया और उन 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को उन्होंने क्या कहा, ट्रायड कहा। मतलब 3 एलिमेंट्स है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रायड। क्लियर है। अब जो डोबेर्नियर थे उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल एलिमेंट होता है इन 3 का जो ग्रुप बनेगा, ट्रायड ग्रुप जो बनेगा, उसमें जो सेंट्रल एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास जो होगा वो अदर जो 2 एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक मास के एरिथमेटिक मीन्स के नियरली इक्वल होगा। यहाँ ध्यान रखना, नियरली मतलब एग्जैक्ट नहीं होगा, नियरली इक्वल होगा। इस बात को समझते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये ट्रायड लिया, अब इनका एटॉमिक मास लिख दिया 7, 39 और 23। तो जब हम इसका और इसका एरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो एटॉमिक मास होगा किसका, इस सोडियम का, सेंट्रल वाले एटम का। वैसे ही यहाँ पे CaSr और Ba की बात करें तो यहाँ पर ये 40 + 137 डिवाइड बाय 2 एरिथमेटिक मीन निकाला 88.5 आया, और इसका भी 87.5, मतलब यहाँ नियरली इक्वल वाली बात आ रही है। अब यहाँ ट्रायड बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए थे कि मतलब ट्रायड भी वही एलिमेंट बनेंगे, वही डोबेर्नियर ट्रायड कहलाएंगे जो सेम ग्रुप से हो, ठीक है। और उसके बाद उनके एटॉमिक नंबर में डिफरेंस जो है 8 और 18 का ही हो सकता है, इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो जो आयरन, कोबाल्ट और निकिल या Ru, RH और Pd जो ये हैं, ये भी ट्रायड है, ये भी एक ट्रायड है। तो ये डोबेर्नियर ट्रायड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ आयरन, कोबाल्ट और निकिल में एक एक इलेक्ट्रॉन का ही डिफरेंस है, और यहाँ पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन का ही डिफरेंस है, जबकि डिफरेंस कितना होना चाहिए एटॉमिक नंबर में 8 और 18 का होना चाहिए। तो ये डोबेर्नियर ट्रायड नहीं कहलाएंगे। बात क्लियर होती है। आगे चलते हैं। अब इस रूल में भी ड्रॉबैक आए, ठीक है, इस रूल में भी ड्रॉबैक आए। क्या ड्रॉबैक आए कि सभी नॉन एलिमेंट्स को हम ट्रायड में अरेंज नहीं कर सकते, जैसा कि अभी यहाँ पर बात हुई थी कि FeCO और Ni, अब इनको कैसे ट्रायड में हम अरेंज करेंगे, हो ही नहीं सकते ना। उसके बाद इसी कारण ये रूल जो है वो D और F ब्लॉक के एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं हो पाया, तो ये रूल भी हमारा फेल हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है इसमें से, जैसे कहीं देखें तो कि ये क्वेश्चन बन जाता है कि ट्रायड का जो लॉ है वो किस पे एप्लीकेबल नहीं है। इस क्वेश्चन से हम दोनों चीज़ें समझ जाएंगे कि किस पे एप्लीकेबल है और किस पे एप्लीकेबल नहीं है। अभी हमारा क्वेश्चन है कि किस पे एप्लीकेबल नहीं है, तो हमने 2 चीज़ें पढ़ ली कि डिफरेंस कितना होना चाहिए, 8 या 18 का होना चाहिए, तीनों में देखना। तो यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये फर्स्ट ट्रायड है, ठीक है, ये सेम ग्रुप से तो ही है, हेलोजन 17 ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, है ना, सेम ग्रुप से तो ही है, तो मतलब ट्रायड तो है। पर अब एक सेकंड बात है कि 8 और 18 का डिफरेंस। तो यहाँ देखो 17 से 35,
यहाँ पर 18 का डिफरेंस है, 35 से 53, यहाँ पर भी 18 का डिफरेंस है, मतलब ये तो ट्रायड रूल एप्लीकेबल है इस पे। उसके बाद बात करते हैं हम सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। तो ये भी क्या फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, अल्कली एलिमेंट्स है। अब यहाँ 11 से 19 यहाँ देखते हैं तो हमको 8 का डिफरेंस दिखता है, फिर 19 से 37 यहाँ 18 का डिफरेंस दिखता है, मतलब ये ट्रायड रूल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। या तो उन ट्रायड में डिफरेंस 8-8 इलेक्ट्रॉन का हो या 18-18 इलेक्ट्रॉन का हो, तभी ये एप्लीकेबल होगा। कोई में 8 और कोई में 18 अगर इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है तो ये ट्रायड रूल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 18-18 का डिफरेंस है, एटॉमिक नंबर में 18-18 का डिफरेंस है। फिर यहाँ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की बात करें तो यहाँ पर भी 18-18 का डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पर भी लॉ ऑफ ट्रायड एप्लीकेबल है, यहाँ पर भी लॉ ऑफ ट्रायड एप्लीकेबल है, यहाँ पर भी लॉ ऑफ ट्रायड एप्लीकेबल है, पर यहाँ पर लॉ ऑफ ट्रायड एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक तो 8 का है और यहाँ से यहाँ तक 18 का है, इसलिए यहाँ पर लॉ ऑफ ट्रायड एप्लीकेबल नहीं है। तो क्लियर होती है सभी बात। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, जहाँ पर हम लोग इससे आगे जो लॉज या रूल दिए गए उनकी बात करेंगे।